हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। तो देखिए, अपना टॉपिक चल रहा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। पहला पार्ट मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था, प्रस्ताव और स्वीकृति तक का टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिया था। आज हम कोशिश करते हैं इस चैप्टर को कंप्लीट करने की, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, 75 सेक्शंस आपके कोर्स में है। तो थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ये आपके लिए स्कोरिंग चैप्टर है। इसमें गलतियां होने की संभावना बहुत कम है अगर आपने इसको ढंग से पढ़ लिया है तो चलिए इसी सिलसिले में आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहला, आप जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, या सिर्फ क्या कह दो, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाई लॉ, ठहराव प्लस परिवर्तनीयता। क्या कहलाता है? अनुबंध। आप कहेंगे सर परिवर्तनीयता का मीनिंग क्या है? ये परिवर्तनीय का मतलब क्या है? क्या हमको कोर्ट में जाके अप्रूवल लेनी है या थाने में जाके अप्रूवल लेनी है? ऐसा नहीं होता है, जो लॉ के द्वारा मना ना हो। यहां पर ध्यान रखना, अगर कोई काम असंभव है तो लॉ उसकी कभी परमिशन नहीं देगा। समझो, ऐसा नहीं होता है कि आप कोई भी एग्रीमेंट कर लो तो पहले कोर्ट में जाओ या पहले थाने में जाओ और उनसे पूछ के आओ। ऐसा नहीं होता है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है इसका, कि अगर कोई काम असंभव है तो वो लॉ कभी भी परमिशन नहीं देगा, इसलिए वो ठहराव ठहराव ही रहेंगे। अगर कोई काम इलीगल है, अवैध है, तो कानून कैसे परमिशन देगा? कानून ने तो खुद ने मना कर रखा है। और तीसरी जो चीज मैंने बताई थी कि पक्षकारों की भावना आपको देखनी है, कि पक्षकारों की भावना क्या है। क्या वो एक दूसरे को कानूनी तौर पर बाध्य करना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो ही वो परिवर्तनीय होगा। तो परिवर्तनीयता जो है, एनफोर्सेबिलिटी, ये इन तीन चीजों पर डिपेंड करती है। सर हम भावना का कैसे मालूम चलाएंगे कि उनकी भावना क्या है? ये तथ्य का मामला है, कानून का मामला नहीं है। पर एक अजम्पशन ली जा सकती है कि जो पारिवारिक और सामाजिक अनुबंध होते हैं, जो घर गृहस्थी के, समाज के जो होते हैं, उनमें अनुबंध करने की भावना नहीं होती। ये अजम्पशन ली जा सकती है। और एक अजम्पशन ली जा सकती है कि जो व्यापारिक अनुबंध होते हैं, जो बिजनेस के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उनमें अनुबंध करने की क्षमता होती है। हम जब सीए में ये चैप्टर कराते हैं, सीए फाउंडेशन के कोर्स में ये पूरा टॉपिक आता है, तो उस सब्जेक्ट का नाम ही मर्केंटाइल लॉ है, व्यापारिक संयम। ये व्यापारिक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, पर हर चीज के अपवाद है। ऐसा नहीं है कि घर गृहस्थी में जो होते हैं वो कभी अनुबंध नहीं होती। दो भाइयों के बीच में बंटवारा हो रहा है, घर गृहस्थी का मामला, पर ये लीगल हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया। भावना के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये आपको मैंने बता दिया वेद अनुबंध। एक होता है बच्चों वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। यहां मैं आपको एक बात समझाना चाहूंगा कि हड़बड़ी मत करना पढ़ने में। एक होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट का मतलब क्या है? व्यर्थ ठहराव। और यहां इस पूरी लैंग्वेज में जहां आपने लिखा कि राजनियम द्वारा परिवर्तनीय हो, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ लिख दूं कि राजनियम द्वारा परिवर्तनीय नहीं, अगर इतना सा लिख दूंगा तो ये क्या हो गया? ये वॉइड हो गया। समझ गए? जो लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं है तो वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं, तो वो जीरो है। और वॉइड एग्रीमेंट जो होते हैं, ये हमेशा ही वॉइड रहते हैं, इसलिए अपन इसको कहते हैं वॉइड एब इनिशियो। ये प्रारंभ से ही व्यर्थ होते हैं, यानी कि जिस दिन इसका निर्माण किया गया था उस दिन से ही व्यर्थ, और हमेशा व्यर्थ ही रहेंगे, ये कभी वैध होते ही नहीं। इसको कहते हैं वॉइड एग्रीमेंट। लेकिन हम पढ़ रहे हैं अभी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब चूंकि कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट तो वो होता है जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय हो। इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट था, लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल भी था, सब कुछ सही था, लेकिन बाद में परिवर्तित होने से रुक गया। जिस दिन ये एनफोर्स होने से रुका, उस दिन ये क्या हो गया? व्यर्थ हो गया। सर ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब कोई ऐसी घटना घट जाए जो आपके कंट्रोल से बाहर है। जैसे मैंने कल भी एग्जांपल दिया था कि एक्स की वाई से सगाई हो गई, शादी होनी बाकी है, लेकिन वाई की शादी से पहले मृत्यु हो गई, तो अब डेड बॉडी के साथ तो शादी नहीं होगी ना। अब ये आपके और मेरे कंट्रोल में भी नहीं है, ये चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। समझ लो? तो यहाँ पर जब आपकी सगाई हुई थी तब ये कॉन्ट्रैक्ट था, वैलिड था, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी।
लेकिन बाद में क्या हो गया, रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि कोई ऐसी घटना घट गई जो आपके कंट्रोल से बाहर है। या मान लीजिए आपने कोई बिजनेस किया, जैसे सपोज करो आपने शराब की दुकान खोल ली, राजस्थान में लाइसेंस लेके आपने शराब की दुकान खोल ली, और राजस्थान का तो सिंपल सा फंडा है, पियो और पीने दो। ये सब यहाँ पीने में कोई रुकावट नहीं है, आप खूब पियो। लेकिन मान लो अचानक से सरकार बदल गई और उसने राजस्थान को ड्राई स्टेट घोषित कर दिया कि सब राजस्थान में शराब गैर कानूनी होगी, तो आपका बिजनेस जो पहले लीगल था अब क्या हो गया, इलीगल हो गया। तो ये अनुबंध कैसा हो गया, व्यर्थ अनुबंध। क्लियर है बच्चों? तीसरा मैंने आपको बता दिया, व्यर्थ ठहराव जो राज्यों द्वारा प्रवर्तित नहीं हो, ये प्रारंभ से क्या होते हैं, व्यर्थ होते हैं। चौथा, जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था कि कोई भी ऐसा ठहराव जो अनुबंध बनेगा या नहीं बनेगा, ये किसी एक पक्षकार की इच्छा पे निर्भर है। एक पक्षकार का मतलब एक बंदा नहीं, एक पार्टी की। दो ही तो पार्टी होती हैं, ऑफर करने वाला और स्वीकृति देने वाला। तो कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो किसी एक पार्टी की इच्छा पे निर्भर करे, वो चाहे तो उसको रद्द मान ले कि नहीं साहब ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बेकार है, और चाहे तो वो उसको अनुबंध मान ले। और वो जो इच्छा होगी वो होगी पीड़ित पक्षकार की। अब वो पीड़ित क्यों हुआ? क्योंकि उसकी सहमति स्वतंत्र नहीं ली गई। सहमति स्वतंत्र कब नहीं मानी जाती, या मेरे से पढ़ चुके हैं, 5 तत्व की वजह से। जब आपकी सहमति उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्या वर्णन और गलती से ली गई है, तो आपकी सहमति स्वतंत्र नहीं है। और जहां सहमति स्वतंत्र नहीं है, इसका मतलब आपसे जोर जबरदस्ती यहां करवाई गई है, तो आप हो गए पीड़ित पक्षकार। तो आपको एक विकल्प दे दिया कि साहब आप अपनी पीड़ा की वेदना व्यक्त कर सकते हो और कोर्ट में ये कह सकते हो कि मैं इसको नहीं मानता। तो ये वॉइडेबल एग्रीमेंट कहलाता है, और उसको प्रूव करना पड़ेगा कि साहब मेरी सहमति स्वतंत्र नहीं थी। अब बात आती है सिद्ध कौन करेगा? अलग अलग टॉपिक के अलग अलग नियम हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। एक होता है बच्चों अवैध ठहराव। अवैध ठहराव का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं डेफिनेशन नहीं है, पर एक कॉमन सेंस की बात है कि ऐसा कोई भी काम जो कानून के द्वारा प्रतिबंधित है, मनाही है, दंडित है, अगर करोगे तो दंड मिलेगा। सर कौन से कानून में? किसी भी कानून में, इस देश के किसी भी कानून में जिसको मना किया गया है, जिसको प्रतिबंधित किया गया है, दंडित किया गया है, वो अवैध ठहराव कहलाते हैं। ये बात समझ में आ गई? जैसे चोरी करने का एग्रीमेंट, तस्करी करने का एग्रीमेंट, मर्डर करने का एग्रीमेंट, ये इलीगल है तो कॉन्ट्रैक्ट तो बन ही नहीं सकते। तो नटसेल में क्या कह दूं कि सभी अवैध ठहराव क्या होंगे? व्यर्थ, क्योंकि कभी ये कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे नहीं। लेकिन क्या सभी व्यर्थ ठहराव अवैध होते हैं? ये जरूरी नहीं है साहब। जैसे आपने और मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आसमान से तारे तोड़ के लाना, मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा। अब बताओ ये क्या है? असंभव है, और ये शुरू से क्या है? व्यर्थ है, पर ये अवैध नहीं है। अगर आप आसमान से तारे तोड़ के ले आए तो सरकार तो आपको पुरस्कार देगी, वो तो बेचारे अंतरिक्ष में भेज रहे हैं लोगों को पता करने के लिए, तुम यहाँ घर बैठे तारे तोड़ रहे हो, तो तुम तो मतलब एक चमत्कारी महापुरुष हो गए। तो ये अवैध थोड़ी है। इसलिए सभी अवैध ठहराव व्यर्थ होते हैं, लेकिन सभी व्यर्थ ठहराव अवैध नहीं होते। एक आ जाओ बच्चों कोलेक्टरल एग्रीमेंट। मैंने देखा कई बच्चे इसको समझ ही नहीं पाते, संपार्श्विक समझौतों को समझ ही नहीं पाते। आज मॉर्निंग में भी एक बच्चे की क्वेरी आई थी मेरे पास इस रिगार्डिंग, तो मैंने उसको ये कहा बेटा समझो तो सही चीज क्या है। संपार्श्विक समझौते जो है वो ऐसे समझौते हैं किसी दूसरे अनुबंध को पूरा करने के लिए जो किए जाते हैं। मतलब आपने वो कॉन्ट्रैक्ट किया इसलिए है क्योंकि आपको किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप हमारे यहाँ पढ़ने आए तो आपको हमको फीस देनी है, पर आप गरीब आदमी हो, आपके पास पैसे नहीं है, पर स्वाभिमानी हो, भीख मांगने वाले लोग नहीं हो आप। आपने आगे यहाँ पे कोई दया याचिका दाखिल नहीं करी कि सर मेरी फीस माफ कर दो, ये कर दो, वो कर दो। नहीं, स्वाभिमानी थे ना कि सब राणा हो, झुकोगे थोड़ी। तो आपने क्या कहा, सर कितनी फीस आपकी? मैं कहा था 15,000 रुपये फीस है। ठीक है सर, आपने एक हॉस्पिटल में नाइट में गार्ड की नौकरी ज्वाइन कर ली। दिन में पढ़ाई करते हो, नाइट में गार्ड बन गए, वहां भी आप बैठे बैठे पढ़ते हो, वहां से आपको जो सैलरी मिली उससे आपने फीस पे करी। अब कोई आपसे पूछे आपने गार्ड की नौकरी ज्वाइन क्यों करी? ताकि इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर सके। तो ऐसे समझौते जो किसी मूल अनुबंध को पूरा करने के लिए किए जाए, इससे उसको संपार्श्विक कहते हैं।
यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात आती है कि सर संपार्श्विक समझौते कैसे होते हैं, वेद होते हैं, व्यर्थ होते हैं, अवैध होते हैं। डिपेंड करेगा आपने किया क्या है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, बचपन से आपके माँ बाप भी आपको सिखा रहे होंगे कि बेटा संगत का फर्क पड़ता है। अब बताओ ये समझौते क्यों किए गए, इसको पूरा करने के लिए। तो इनकी संगत, संपार्श्विक की संगत किसके साथ है, मूल अनुबंध की। तो मूल अनुबंध का इनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा क्या, बिल्कुल पड़ेगा। काले के साथ बैठोगे काला होगा। मूल अनुबंध अगर आपका वेद है तो संपार्श्विक पे कोई ऐसे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ये भी अपनी जगह वेद रहेंगे। सर अगर संपार्श्विक इलीगल हो तो क्या वो वेद हो जाएगा क्योंकि मूल वेद है? नहीं नहीं, मैंने ऐसा थोड़ी कहा है भाई। संपार्श्विक अनुबंध का खुद का जो नेचर है वो तो है ही। हम ये कह रहे हैं इसकी वजह से इस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अगर मूल अनुबंध वेद है तो संपार्श्विक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि वेद के साथ जुड़ने में कोई बुराई नहीं। अगर मूल अनुबंध व्यर्थ है, जैसे आपने किसी एवेस के साथ समझौता किया तो वो व्यर्थ है, लेकिन उस समझौते को पूरा करने के लिए कोई और समझौता किया गया तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये ध्यान रखो, अगर मूल अनुबंध वेद है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वेद है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर अवैध है, मूल अनुबंध अगर अवैध है तो संपार्श्विक समझौता भी क्या होगा, अवैध होगा। ये बात दिमाग में सेट कर लेना। मूल अनुबंध अगर क्या है, अवैध है, तो संपार्श्विक भी अवैध होगा। आपने बैंक में चोरी नहीं करी लेकिन चोरों का साथ दे दिया, उनकी प्लानिंग आपको मालूम थी, जेल आप भी जाओगी। क्लियर है, ये हो गए संपार्श्विक समझौते। इसके बाद में आता है बच्चों अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। कई बच्चे इसको भी गलत समझ जाते हैं कि सर जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय नहीं हो तो वो तो व्यर्थ हो गए, वो तो व्यर्थ हो गए जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो फिर सर ये क्या है, अनएनफोर्सेबल। ऐसे अनुबंध जो सब तरीके से ठीक है, अगर आप उसका सेंस देखोगे, सारे एलिमेंट्स देखोगे तो सब कुछ सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रस्ताव भी हुआ है, स्वीकृति भी हुआ है, प्रतिफल भी है, सब कुछ वेद है। पर कुछ टेक्निकल डिफेक्ट्स हैं। जैसे आपको स्टाम्प पेपर पे कॉन्टेक्ट करना था, आपने सिंपल कागज पे कर लिया। जैसे आपको कोई कॉन्टेक्ट लिखित में करना था, आपने मौखिक में कर लिया। इस टाइप के कुछ टेक्निकल खामियों के कारण वो रुका हुआ है। जो ही वो तकनीकी खामी आप उठाएंगे वो वापस से स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है, वो वापस से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको कहते हैं अनएनफोर्सेबल एग्रीमेंट। स्पष्ट और गर्भित मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, जो शब्दों के उच्चारण से हो, चाहे शब्द लिखित हो चाहे मौखिक हो। तो अगर आपके एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए कि मौखिक अनुबंध कैसा अनुबंध है, ऑप्शन ए स्पष्ट, ऑप्शन बी गर्भित, तो कई बच्चे कहेंगे गर्भित। अरे भाई शब्दों के उच्चारण से हो, चाहे शब्द लिखित हो चाहे मौखिक, वो है स्पष्ट। और जो आपके हाव भाव से, आचरण से व्यक्त हो, जिसमें आपने ना मुंह से कुछ बोला ना लिख के कोई बात करी, सर फिर अनुबंध कैसे होगा, इशारों इशारों में हो जाता है। हमने एक बचपन में गाना सुना था कि इशारों इशारों में हम दिल दे बैठे। तो बताओ, यहाँ तो लोग हार्ट दे चुके अब ना, हम तो कंटेंट की बात कर रहे हैं। तो गर्भित अनुबंध जो होता है वो हाव भाव से, आचरण से होता है। अब गर्भित अनुबंध अपने आप कैसे हुआ, हाव भाव आचरण किसने किया, या तो किया पक्षकारों ने या किया कानून ने। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि पक्षकारों द्वारा गर्भित, इंप्लाइड बाय पार्टी, वो हमेशा कैसा होता है, पक्षकारों के आचरण से, व्यवहार से। यदि आप कोई कॉन्ट्रैक्ट मौन रहने से उत्पन्न है कि आप चुप रहते हो, बोलते कुछ नहीं हो, जैसे एटीएम में से पैसा निकालते हो तो आपको कुछ बोलना नहीं है, आप बस हरकतें कर रहे हो, तो वो भी गर्भित है। लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए कि अनुबंध मौन रहने से उत्पन्न हुआ, तो गर्भित का भी एक पार्ट बोल देना, उसको टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, मौन अनुबंध। और एक होता है बच्चों कानून द्वारा गर्भित, कि कानून आपके ऊपर थोप देगा। सही मायने में ये अनुबंध नहीं है, इसलिए इसका नाम है अर्ध अनुबंध। मतलब इसमें ना प्रस्ताव होगी ना स्वीकृति, पर कानून आपके ऊपर थोप देगा कि आपको ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा। क्लियर है, यहाँ पे देखो गर्भित अनुबंध के उदाहरण क्या हो गए, एटीएम से पैसा निकालना, नीलामी में थोड़ा मारकर बिक्री करना। अब हम अर्ध अनुबंध की बात करते हैं, कानून द्वारा गर्भित अनुबंध। कानून द्वारा जो गर्भित अनुबंध है, अर्ध अनुबंध, ये ऐसे अनुबंध है जो पक्षकारों पर कानून के द्वारा थोपा जाता है, इसलिए इसको कहते हैं इम्प्लाइड बाय लॉ। सर एक बात बताओ, कानून को ऐसा क्या पड़ा है कि वो हमारे ऊपर थोप रहे हैं? देखो कानून क्यों बने, जनता के लिए, जनता की भलाई के लिए। कानून ये कहता है कि हम आपको दूसरों के धन पर धनी नहीं बनने देंगे।
अगर आपको पैसे वाला बनना है तो खुद के धन पर धनी बनो। कानून की नजर में सभी समान है, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, समानता रहनी चाहिए, और जिसने कोई गलती नहीं करी उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए, सद्भावना। यहां तक समझ में आ रहा है? तो इसका आधार ही क्या होता है? न्याय, समानता और सद्भावना। अब चूंकि इसका नाम है अर्धनमंत, और ये वैसे भी देखो ना कोई प्रस्ताव हुआ है, ना कोई स्वीकृति हुई, ना कोई प्रतिफल है, ये तो कानून ने आपके ऊपर थोप दिया। इसलिए इसमें वेद अनुबंध के सारे तत्व नहीं होते। ये किसके द्वारा बनाया गया? कानून के द्वारा, इसलिए इसको कहते हैं कानून द्वारा रचनात्मक अनुबंध। अर्ध अनुबंध के जो भी प्रोविजंस है वो धारा 68 से 72 में, यानी कि 68, 69, 70, 71 और 72, ये 5 टॉपिक याद कर लो। इन 5 से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो अर्ध अनुबंध। इन 5 के अलावा अगर कोई छठा एग्जाम्पल आए या कोई पूछ ले तो वो पक्षकारों द्वारा गर्भित। ध्यान रखना, गर्भित अनुबंध दो टाइप का, पक्षकारों द्वारा, कानून द्वारा। कानून द्वारा गर्भित में आपका दिमाग नहीं लगाना, धारा लगानी है। धारा 68 से 72, 68, 69, 70, 71, 72, 5 धारा लगानी है। इन 5 धारा का क्वेश्चन आ जाए तो अर्ध अनुबंध। 5 के अलावा अगर कुछ भी पूछ ले तो गर्भित अनुबंध कौन सा? पक्षकारों के द्वारा। सर वो 5 कौन से हैं? धारा 68 ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आगे और डिटेल में भी पढ़ेंगे। अगर आप किसी अवयस्क के साथ कोई समझौता करते हो, चूंकि उसमें अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती, तो वो प्रारंभ से ही क्या है? व्यर्थ, और आप उसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं देखेंगे। तो क्या हुआ साहब, कानून ने ये प्रोविजन क्यों बनाया? ताकि अवयस्क के साथ धोखाधड़ी नहीं हो, वो बच्चा है। लेकिन लोगों ने इसका नेगेटिव सेंस ले लिया। अब लोगों ने ये कहा कि साहब इसके साथ कॉन्टेक्ट करेंगे तो वैलिड नहीं है। मान लो आपने किसी अवयस्क को 2 लाख रुपए उधार दे दिए, और जब टाइम आया वापस मांगने का तो अवयस्क ने आके आपको आईडी कार्ड दे दिए कि आई एम माइनर, और आप उसे वसूल नहीं सकते और कोर्ट आपको दिलाएगा भी नहीं। तो लोगों ने अवयस्क की मदद करनी बंद कर दी। तो कानून में प्रोविजन आया धारा 68 के तहत, जिसने अवयस्क के ऊपर थोप दिया ये कानून कि अगर कोई व्यक्ति अवयस्क या अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति को या उनके ऊपर निर्भर आश्रित व्यक्ति को जीवन की अनिवार्यता उपलब्ध कराता है। जीवन की अनिवार्यता में क्या था साहब? वही पुरानी फिल्म, रोटी, कपड़ा और मकान, और आजकल शिक्षा और चिकित्सा भी आ गई। अगर आपने उनको ये चीजें प्रोवाइड करवाई हैं तो आप अवयस्क से, भले ही वो उनके साथ किए गए ठहरा प्रारंभ से व्यर्थ हैं, तो भी आप पैसा ले सकते हो, लेकिन संपत्ति की सीमा तक। इसका मतलब अवयस्क का व्यक्तिगत दायित्व कभी नहीं आएगा। अगर उसके पास संपत्ति है तो वसूल सकते हो, और सर अगर संपत्ति नहीं है तो फिर भूल जाओ, आप उससे नहीं ले सकते। ये बात समझ में आ गई? तो ये थी धारा 68। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन धारा 69। तो स्टूडेंट देखिए, सेक्शन 68 के बाद नेक्स्ट है सेक्शन 69। अर्ध अनुबंध का ही प्रकार ये, इसमें ये कहा गया कि अगर कोई हितधारी व्यक्ति, पहले तो इसका मतलब समझो, हितधारी का मतलब होता है कि किसी मामले में आपका खुद का हित इन्वॉल्व है, लेकिन वो दायित्व किसी और का है और वो आपने चुका दिया, जबकि चुकाना किसी और को था। तो दूसरे का दायित्व आपने चुकाया, तो दूसरा आपके धन पर धनी नहीं बन सकता। कानून ये कहता है कि आप उससे पैसा ले सकते हो। आप कहें सर हम क्यों चुकाएंगे दूसरे का दायित्व? क्योंकि आपका हित इन्वॉल्व है। जैसे मान लो आपने कोई मकान खरीदा और उस मकान की रजिस्ट्री में लिखा हुआ था कि रजिस्ट्री से पहले के जो भी दायित्व इस मकान के वो पुराने वाले मालिक के हैं। अब आपने जो ही मकान खरीदा और उसमें रहने लगे, बिजली का बिल आ गया और उसमें पुराने ड्यूज निकाल के दे दिए 50,000 के। अब आप अगर बिजली का बिल पे नहीं करते हो तो लाइट जाएगी, आपका हित टकराएगा, क्योंकि आपको अंधेरे में रहना पड़ेगा। क्योंकि वो दायित्व किसी और का था, आपने पे कर दिया, आप उससे पैसा ले सकते हो। ये बात लिखी हुई है सेक्शन 69 में। सेक्शन 70 का मतलब समझो, अगर कोई व्यक्ति आपके लिए कोई काम करता है, उसने कोई कार्य किया आपके लिए और वो कार्य निःशुल्क नहीं था और आपने उस काम का लाभ भी उठाया, तो देखो सामने वाले ने कुछ पैसों के लिए आपके लिए काम किया था और आपने उसका लाभ भी उठाया, तो आपको उसको पे करना पड़ेगा, चाहे आपके बीच में कोई लिखापढ़ी नहीं। कानून आपके ऊपर थोप देगा। इसको ऐसे समझो कि आप रेलवे स्टेशन से उतरे, आपके पास में बहुत सारे लगेज थे, एक लाल ड्रेस पहना हुआ कुली आया
उसने आपसे कुछ नहीं पूछा, आपने उसको कुछ नहीं बोला, उसने आपका सामान उठाया, सिर पे रखा और चलने लग गया। आप भी उसके पीछे पीछे हो लिए। स्टेशन के बाहर आके उसने सामान छोड़ा और 300 रुपये मांगने लग गया, और आप उसको कह रहे हो किस बात के, भैया मैंने थोड़ी कहा था। तो चूंकि वो कूली है, उसका काम निःशुल्क करना नहीं था और आपने उसका लाभ उठा लिया, तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ऐसे ही धारा 71 क्या कहती है कि आप रास्ते में जा रहे थे, आपको किसी की कोई वस्तु खोई हुई मिल गई। अब चूंकि वो वस्तु आपकी नहीं है तो आप मालिक नहीं बन सकते, किसी और की वस्तु है। तो आपने जो ही कोई वो वस्तु को उठाया, अनुबंध बन गया। आपने सर यहाँ प्रस्ताव कहाँ है, स्वीकृति कहाँ है, वो सब चीजें भूल जाओ अर्ध अनुबंध में, क्योंकि कानून थोप रहा है। खोई हुई वस्तु के प्राप्तकर्ता का दायित्व उसी तरीके से होता है जैसे निक्षेप ग्रहीता का होता है। अब आप कहेंगे सर निक्षेप ग्रहीता यानी बेली क्या होता है? जब आप किसी दूसरे की वस्तु टेम्परेरी पर्पज के लिए लेते हो और पर्पज पूरा होते उसको वापस देते हो। जैसे आप कहीं घूमने गए और एक किराए की कार ले ली, तो कार के मालिक थोड़ी बन गए आप तो टूर एंड ट्रेवल वाले से कार लेके गए हो। जो ही आपकी ट्रेवलिंग कंप्लीट होगी, कार अगले की वापस हो जाएगी। तो निक्षेप जो होता है वो सशुल्क भी होता है, निःशुल्क भी होता है। तो खोई हुई वस्तु का प्राप्त करता उसका मालिक नहीं बनता, उसका दायित्व बनता है कि वो वस्तु वापस लौटाए। हाँ, उसमें कोई इनाम इनाम घोषित है तो आप ले सकते हो। ये बात लिखी जा रही 71 में। ऐसे ही मान लीजिए आपको किसी ने डरा धमकाया और आपकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। प्रॉपर्टी 5 करोड़ की थी, उसने आपको 5 लाख रुपए दिए और ये कहा भैया ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे। आपने डर के मारे प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी। फिर आप कोर्ट में गए और आपने कहा साहब सहमति स्वतंत्र नहीं थी, अनुबंध को करा दिया व्यर्थ, क्योंकि व्यर्थ नहीं अनुबंध है। तो कोर्ट ये कहेगा ठीक है अनुबंध हम कैंसिल करते हैं, आपकी प्रॉपर्टी आपकी रहेगी, पर जो आपने 5 लाख रुपए लिए हैं वो इसको वापस करो। तो उत्पीड़न या गलती से अगर किसी ने कोई भुगतान किया है तो वो आपको वापस करना पड़ेगा। ऐसे करके 5 सेक्शन अर्ध अनुबंध में आती है। नेक्स्ट अनुबंध है निष्पादित अनुबंध और निष्पादनीय अनुबंध। निष्पादित का मतलब क्या है? एग्जीक्यूटेड का मतलब क्या है? कि जहां सभी पक्षकारों ने अपने अपने दायित्वों को पूरा कर दिया और जो ही अनुबंध निष्पादित हो जाता है, अनुबंध का समापन हो जाता है। इसका मतलब समझे? इसका मतलब ये है कि आप हमारे यहाँ पढ़ने आए, आपने अपनी पूरी फीस दे दी, मैंने मेरा पूरा कोर्स करा दिया, सभी का दायित्व पूरा हो गया, अनुबंध निष्पादित हो गया और निष्पादन से अनुबंध की क्या हो जाती है? समाप्ति। एक होता है बच्चों निष्पादकीय, यानी कि अभी निष्पादन बाकी है। एग्जीक्यूटरी या निष्पादकीय है, सब बाकी है, मतलब अभी करेंगे। किसकी तरफ से बाकी है? जैसे आप जब कोचिंग में जाते हो तो आप फीस एडवांस में देते हो, तो आपका दायित्व तो खत्म हो गया, पर हमारा कोर्स थोड़ी हो गया। तो जब एक पक्ष का दायित्व बकाया तो एक पक्षीय है और दोनों का बकाया तो द्विपक्षीय है। तो निष्पाद के अनुबंध भी 2 प्रकार के हो गए, एक पक्षीय और द्विपक्षीय। तो बच्चों इसी के साथ आज आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया जिसका नाम था अनुबंधों के प्रकार। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। देखो आपने मेरे से डायलॉग पढ़ा था कि सबसे पहले किया जाएगा प्रस्ताव, फिर उसको मिलेगी स्वीकृति, तो क्या बनेगा? वचन। प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने पर बन जाता है वचन। अब वचन को क्या चाहिए? प्रतिफल। प्रतिफल का मीनिंग क्या है? प्रतिफल को अपन कहते हैं समथिंग इन रिटर्न, कुछ के बदले कुछ। सर कुछ के बदले कुछ मतलब कुछ भी, पर इलीगल नहीं हो, इमोरल नहीं हो। लैटिन भाषा में इसको कहते हैं क्विड प्रो क्यू। लैटिन वर्ड क्या इसका? क्विड प्रो क्यू, यानी कि समथिंग इन रिटर्न। प्रतिफल की परिभाषा सेक्शन 2D में दी गई। इन्होंने कहा था प्रतिफल हमेशा किसकी इच्छा पर होगा? ध्यान रखना, वचनदाता की इच्छा पर। जो वचन दे रहा है वो प्रतिफल तय करेगा। तो क्वेश्चन बन सकता है कि प्रतिफल का निर्धारण कौन करता है? प्रतिफल का निर्धारण हमेशा वचनदाता करेगा। जैसे आप हमारे यहाँ पढ़ने आए तो फीस डिसाइड हम करेंगे, आप नहीं कर सकते। ये होता है वचनदाता की इच्छा पर भुगतान कौन करेगा? वचनग्रहीता। अब वचनग्रहीता खुद भुगतान ना करके उसकी जगह पर कोई और करे तो भी चलेगा। जैसे आपकी फीस आपके पिताजी पे कर गए, चलेगा। तो प्रतिफल वचनदाता की इच्छा पर वचनग्रहीता या कोई अन्य व्यक्ति दे सकता है। जब ये लाइन आई कि वचनग्रहीता या कोई अन्य व्यक्ति भुगतान कर सकता है, तो एक क्वेश्चन बन गया कि सर क्या अनुबंध का पक्षकार प्रतिफल के लिए अजनबी हो सकता है? मान लीजिए आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, पढ़ने आप आए हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आपकी फीस पिताजी दे गए आपके, और आपको ये मालूम ही नहीं है कि क्या फीस दे गए।
क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है, क्योंकि प्रतिफल का जो भुगतान है वो वचनग्रहीता करे, या इसकी जगह पर कोई और भी कर सकता है, तो कोई और कर सकता है तो जो पक्षकार है उसको तो मालूम ही नहीं। तो अनुबंध का जो एक पक्षकार है वो प्रतिफल के लिए क्या हो सकता है? अजनबी हो सकता है। प्लस प्रतिफल हमेशा किस चीज का होगा? किसी काम को करने या नहीं करने का। ये काम कर चुके हैं उसका भी प्रतिफल होता है, काम करते हो उसका भी प्रतिफल होता है, और काम करोगे उसका भी होता है। इसलिए प्रतिफल वर्तमान, भूतकालीन और भविष्यकालीन होता है। तो नटसेल में परिभाषा क्या बनी कि जब वचनदाता की इच्छा पर किसी कार्य को करने या नहीं करने का वचनग्रहीता या अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया भुगतान प्रतिफल कहलाता है, जो वर्तमान, भूतकालीन और भविष्यकालीन हो सकता है। इंग्लैंड वालों की सोच इसको लेकर थोड़ी अलग है। इंग्लैंड वाले कह सकते हैं साहब जो काम हो ही चुका उसका प्रतिफल किस बात का? तो ये भूतकालीन प्रतिफल को नहीं मानते। वर्तमान और भविष्य को इंग्लैंड वाले मानते हैं पर भूतकालीन को नहीं मानते। अब एक नोट करके मैंने बात लिखी है, जैसा कि आपने अभी पढ़ा कि साहब प्रतिफल के लिए कोई भी आदमी अजनबी हो सकता है क्योंकि उसका भुगतान कोई और कर सकता है, लेकिन अनुबंध के लिए अजनबी नहीं हो सकता। यानी कि एक्स और वाई के बीच में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ किस किस के बीच में? एक्स और वाई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो ये दोनों अनुबंध के पक्षकार हैं। यहां पर जेड भले ही इसने भुगतान किया है वचन इसका प्रतिफल का, लेकिन जेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, तो जेड अनुबंध के लिए क्या कहलाएगा? अजनबी। तो अनुबंध के लिए अजनबी का मतलब क्या? स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब अनुबंध के पक्षकारों के अलावा पूरी दुनिया अजनबी है। और कल को इसमें कोई भी वाद विवाद होगा तो जेड एक्स पे केस नहीं कर सकता, जेड वाई पे केस नहीं कर सकता। एक्स वाई पे केस कर सकता है और वाई एक्स पे केस कर सकता है। इसको कहते हैं अनुबंध के लिए अजनबी। अर्थात अनुबंध के पक्षकार ही एक दूसरे पे बात प्रस्तुत कर सकते हैं, बार वाला नहीं कर सकता, भले उसने प्रतिफल का भुगतान क्यों ना किया। अनुबंध के लिए अजनबी का अर्थ है जो अनुबंध का पक्षकार नहीं है। और ये सिद्धांत कहता है कि अनुबंध के पक्षकार ही आपस में केस कर सकते हैं, बार वाला नहीं कर सकता। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट को, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी, निजता या गुप्ता का सिद्धांत, जो कहता है कि जो अनुबंध का पक्षकार नहीं है वो बात प्रस्तुत नहीं कर सकता। पर इस नियम की कुछ अपवाद है। अपवाद का मतलब जहां पे आप भले ही अनुबंध के पक्षकार नहीं हो फिर भी केस कर सकते हो, भले ही आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स और वाई के बीच में सौदा हुआ। मान लो ये दो भाई है, ये दोनों क्या है? भाई है। इन दोनों के बीच में पारिवारिक संपत्तियों का बंटवारा हुआ। एक्स का बेटा है जेड। इन दोनों के बीच में सौदा हुआ कि एक्स अपनी प्रॉपर्टी वाई को दे रहा है, पर एक शर्त लगा दी कि वाई पर मंथ 50,000 जेड को भुगतान करेगा। अब यहां देखो अनुबंध हुआ है एक्स और वाई के बीच, जेड के बीच में कोई अनुबंध नहीं हुआ। जेड लेकिन इस अनुबंध का क्या है? लाभ खरीदा। कल को अगर वाई पेमेंट देना बंद कर दे तो जेड भी वाई पर केस कर सकता है, जबकि हमारा नियम क्या कहता है कि अनुबंध के पक्षकारी आपस में केस कर सकते हैं। एक्स वाई पे कर सकता है, वाई एक्स पे। पर ये इस नियम का अपवाद हो गया क्योंकि वाई जेड कौन है? लाभ ग्रहीता। तो पहला अपवाद हो गया लाभ ग्रहीता। ऐसे ही ट्रस्ट के मामले होते हैं। मान लो एक्स ने किसी हॉस्पिटल को डोनेशन दिया, मान लो इन्होंने दुर्लभ जी हॉस्पिटल को डोनेशन दिया, तो अनुबंध हुआ है एक्स और वाई के, दुर्लभ जी के बीच में। एक्स ने ये कहा दुर्लभ जी को कि भाई तुम्हारे यहाँ पे जो भी विकलांग लोग आएंगे आप उनको व्हील चेयर दोगे, आप उनको व्हील चेयर दोगे, उसका पैसा मेरे से लोगे। अब यहाँ पर देखो विकलांग के साथ कोई कॉन्टेक्ट नहीं हुआ दुर्लभ जी का, पर अगर विकलांग व्यक्ति को दुर्लभ जी व्हील चेयर नहीं देता है तो ये विकलांग भी दुर्लभ जी पे केस कर सकता है, क्योंकि ये ट्रस्ट का मामला था और विकलांग व्यक्ति क्या था? लाभार्थी। अभी अभी मैंने आपको पारिवारिक निपटारा बताया, उसमें भी लाभ ग्रहीता व्यक्ति केस कर सकता है, लेकिन ये लिखित होना चाहिए क्योंकि परिवार के मामले बड़े टेढ़े होते हैं, तो जो भी है वो लिखित होना चाहिए। तो इस प्रकार से अनुबंध के अजनबी व्यक्ति भी केस कर सकते हैं। एक है आपका अजीब सा मामला विशिष्ट विवाह के मामले। ये मामला सिर्फ एचयूएफ फैमिली के लिए है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के।
हिंदू लॉ ये कहता है कि आपके परिवार में जो भी लड़की है यानी जो भी अविवाहित बच्ची है, परिवार के विभाजन के समय वो अपने शादी के खर्चे की मांग परिवार से कर सकती है। आप कहेंगे सर हमने थोड़ी कहा था कि तेरी शादी करेंगे, पर वो परिवार में जन्म लेती है तो ये इम्प्लाइड बात है कि उसको ये अधिकार है। तो देखो, परिवार में बच्ची ने जन्म लेते ही अधिकार पा लिया था, इसलिए भले ही उनके बीच में अनुबंध नहीं हुआ तो भी एचयूएफ में अविवाहित महिला अपने विवाह के खर्चे की मांग परिवार में कर सकती है। और सर लड़के को अधिकार नहीं है, अविवाहित महिला को अधिकार है, और वो भी कब है? विभाजन के समय। ऐसे क्या होता है, मान लो किसी अनुबंध में असाइनमेंट कर दिया गया। असाइनमेंट का मतलब क्या होता है वो समझना। एक्स ने LIC से इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी और ये 1 करोड़ की पॉलिसी थी। एक्स ने क्या किया, बैंक ऑफ बड़ौदा से इस पॉलिसी के अगेंस्ट लोन उठा लिया। तो बैंक ऑफ बड़ौदा कहता है भाई इसमें आप नॉमिनी हो, मतलब बेनिफिट आपके घर वालों को मिलना है और आप हमको करो। तो एक्स ने BOB को असाइन कर दिया। अब एक्स की मृत्यु हो गई तो पैसा 1 करोड़ LIC देगी। किसको देगी? BOB को देगी। और BOB के साथ LIC का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो केस कर सकते हैं। इसको कहते हैं अनुबंध का असाइनमेंट, कि असाइनी भी बात प्रस्तुत कर सकता है। अब आखिरी है कि जब वचनदाता स्वयं तृतीय पक्षकारों को अभिस्वीकृति देते, जहाँ एक्स और वाई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, 2 लाख रुपए का उधार का लेन देन हुआ था। एक्स ने 2 लाख रुपए वाई को दिए थे। एक्स को वाई से 2 लाख रुपए लेने थे। वाई ने एक्स को कहा कि तू जेड से ले लेना। एक्स ने जब वाई से पैसे मांगे तो वाई ने कहा पैसा किससे ले लेना? जेड से ले लेना। जेड ने भी हाँ कर दी और एक्स ने भी हाँ कर दी। तो अब जेड वाई पे और एक्स पे केस कर सकता है। क्लियर है? और एक्स जेड पे केस कर सकता है क्योंकि इन्होंने खुद ने तृतीय पक्षकार को स्वीकृति दे दी। तो खुद ने स्वीकृति दे दी तो फिर अजनबी रहे नहीं, वो अनुबंध का पक्षकार बन गया। और ये तो आपने बचपन से पढ़ा हुआ है कि एजेंट द्वारा अगर कोई काम किया जाता है तो उसके काम के लिए किसको उत्तरदायी ठहराया जाता है? प्रधान को। एजेंट अगर बाजार में कोई माल बेच के आ गया तो सौदा उस एजेंट के साथ हुआ है, पर चूंकि वो एजेंट है, वो किसके लिए काम कर रहा है? प्रधान के लिए। तो प्रधान को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है बशर्ते कि एजेंट ने अपने अथॉरिटी में काम किया हो और प्रधान के नाम से किया हो, प्रधान के लिए किया हो। तो प्रधान के साथ भी आप केस कर सकते हो। यहां तक की बातें समझ गए? तो ये था एक टॉपिक अनुबंध के लिए अजनबी और प्रतिफल के लिए अजनबी। एक नियम है सेक्शन 25 में, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। अनुबंध प्रतिफल नहीं तो अनुबंध नहीं, क्योंकि आपने मेरे से डायलॉग पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले करना है प्रस्ताव। प्रस्ताव को चाहिए स्वीकृति, तो क्या बनेगा? वचन। वचन को चाहिए प्रतिफल। अब प्रतिफल होना चाहिए, बस कुछ होना चाहिए, चाहे पर्याप्त नहीं हो। अगर आपने किसी के साथ सौदा किया, जैसे मान लिया आप हमारे यहाँ पढ़ने आ गए और हमारी फीस 15,000 है, पर आपने डील करी सर 1 रुपये दूंगा और हमने उसको हाँ कर दिया, तो ये प्रतिफल मान लिया जाएगा। प्रतिफल का होना जरूरी है, पर्याप्त होना जरूरी नहीं है, क्योंकि पर्याप्तता की कोई परिभाषा नहीं होती। अगर प्रतिफल है ही नहीं तो अनुबंध ही नहीं। ये धारा 25 लिख रही है कि किसी भी अनुबंध में प्रतिफल का होना अनिवार्य है। प्रतिफल नहीं तो अनुबंध नहीं, ये बात भी धारा 25 में लिखी है। प्रतिफल का होना अनिवार्य है, प्रतिफल का पर्याप्त होना अनिवार्य नहीं है। इनसफिशियंट है तो भी कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, क्योंकि कानून ये कहता है भाई प्रतिफल तो वचनदाता ने डिसाइड किया ना, तो वो कैसे कह सकता है कि मेरे लिए पर्याप्त है या नहीं है। आज 1 रुपये में फीस पे मैंने आपको सहमति दी है, तो वो मेरी इच्छा पे। बाद में मैं कोर्ट में गया हूं, मेरे को नुकसान हो गया, ये हो गया, तो नफे नुकसान का कोई मामला नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। और कोर्ट अपर्याप्तता को कभी सुनता भी नहीं है। कोर्ट में जाकर करिए दलील दोगे कि प्रतिफल पर्याप्त नहीं था, तो कोर्ट इसको नहीं सुनेगा, पर सुनता है जब अपर्याप्तता के साथ आप कोर्ट में ये कहोगे कि साहब अपर्याप्त इसलिए है क्योंकि सहमति मेरी स्वतंत्र नहीं थी, इसने मेरी कनपट्टी पे बंदूक लगा दी, मेरी 5 करोड़ रुपए की जमीन 5 लाख में ले ली, इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रतिफल पर्याप्त नहीं, क्योंकि मेरी सहमति स्वतंत्र नहीं, तब सुनेगा। तो भी देखो, कोर्ट प्रतिफल की पर्याप्तता की बात नहीं कर रहा, सहमति की बात कर रहा है। क्लियर है? अब इस नियम के भी अपवाद है। अपवाद मतलब बिना प्रतिफल के भी अनुबंध वैध होंगे, जबकि नॉर्मल नियम क्या है? नो कंसिडरेशन
नो कॉन्ट्रैक्ट। पर इस नियम के कुछ एक्सेप्शन। पहला एक्सेप्शन क्या कह रहा है कि यदि आपने अनुबंध किया है प्राकृतिक प्रेम और स्नेह पर आधारित होकर। देखो, बाप ने बेटे को गिफ्ट कर दिया, ठीक है, आपकी मम्मी ने आपको अपना मकान दे दिया, तो जहां नेचुरल लव और अफेक्शन होता है तो वहां प्रतिफल की आवश्यकता नहीं होती, ये वैलिड है। पर ये जो प्रेम है ना बच्चों, ये समय के साथ बदल जाता है। समझो, जो ही आकाशवाणी हुई, कंस की जो सबसे प्रिय बहन थी देवकी, उसको उसने जेल में डाल दिया। तो प्रेम का कोई मॉरल नहीं है, कभी भी बदल जाता है। इससे कोर्ट ये कहता है कि ये जो प्राकृतिक प्रेम और स्नेह पर जो आधारित अनुबंध है, ये लिखित में होने चाहिए। और ये प्रेम और स्नेह निकट संबंधियों के बीच में ही होगा। और प्लस जो लिखित में लिखा पढ़ी करी है तुमने, उसको रजिस्टर्ड कराओ, तो ये बिना प्रतिफल के भी मान्य हो जाएगा। एक होता है बच्चों विगत पिछली स्वैच्छिक सेवाओं की क्षतिपूर्ति का वचन। इसका मतलब समझना कि आपने किसी आदमी के लिए कोई काम किया और उसको आपने बचाया। मान लीजिए किसी का रोड एक्सीडेंट हो गया, आप एक अच्छे नागरिक थे, आपने उस व्यक्ति को उठाया, हॉस्पिटल लेके गए, उसका इलाज पानी करवाया, आपके 10-15 हजार खर्च हो गए, जबकि उसने तो नहीं बोला था कि करो। ये काम आप कर चुके कि करोगे? कर चुके, विगत या पिछला। उसने कहा था कि आपने अपनी इच्छा से किया था, अपनी इच्छा से किया था, स्वैच्छिक। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब वो आदमी थोड़ा हॉस्पिटल में जाने के बाद ठीक हो जाता है, तो वो आपको वचन देता है कि बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बचाया, मुझे मालूम है आपके पैसे खर्च हुए, मैं आपको पूरे पैसे दूंगा। अगर उसने विगत स्वैच्छिक सेवाओं की क्षतिपूर्ति का वचन दे दिया तो उसको पे करना पड़ेगा। अदरवाइज आप उससे ले नहीं सकते थे, क्योंकि उनके और आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। एक अपवाद है बच्चों, टाइम बार्ड डेब्ट्स। टाइम बार्ड डेब्ट्स का मतलब समझो कि अगर आप किसी को लोन दे देते हो या किसी को उधार देते हो, तो उसका एक टाइम पीरियड होता है, और वो लिमिटेशन एक्ट में दिया हुआ 3 साल। जो हमारे देश में परिसीमन अधिनियम है, उसमें 3 साल का लिखा हुआ है कि आपको 3 साल के अंदर वो लोन वसूलना है या उसकी कार्रवाई करनी है। आपने ना तो उसको कोई लीगल नोटिस भेजा, ना उससे पैसे कभी मांगे, मतलब आप देके भूल गए और 3 साल का समय निकल गया, तो वो टाइम बार्ड डेब्ट्स हो जाता है। और टाइम बार्ड डेब्ट्स हो गया तो आप लॉ के अकॉर्डिंग वो वसूल नहीं सकते, भूल जाओ। अब वो पैसा रिकवर करने का आपका राइट नहीं है। पर सामने वाले ने आपको वचन दिया खुद ने चला के कि भाई साहब मैंने आपसे पैसे लिए थे, मुझे मालूम है 3 साल निकल गए, लेकिन मैं आपको फिर भी पे करूंगा, तो आप ये बात लिखित में लिखवा लो, तो फिर उसको पे करना पड़ेगा। ऐसे ही एजेंसी, अगर आप किसी के एजेंट बनते हो या किसी के प्रधान बनते हो, तो प्रधान और एजेंट के बीच का जो संबंध होता है वो एजेंसी का होता है। आपने मेरे से एक टॉपिक पढ़ा था व्यावसायिक संगठन के प्रारूप में, साझेदारी। साझेदारी क्या है? एजेंसी का संबंध है, क्योंकि सभी साझेदार एक दूसरे के प्रधान और एजेंट होते हैं। इसलिए आपने साझेदारी में मेरे से पढ़ा था कि साझेदारी अनुबंध से उत्पन्न होती है। साझेदारी एक प्रकार का अनुबंध ही है। और पहले तो ये पार्टनरशिप जो थी वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में थी, आज उसको हटा के एक नया एक्ट बना दिया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, वो बात अलग है। था तो पार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, तो पार्टनरशिप एक कॉन्ट्रैक्ट ही है। अब चूंकि आपने मुझसे पढ़ा था कि साझेदारी में प्रतिफल की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात किसी का साझेदार बनने के लिए आपको पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, बिना प्रतिफल के भी आप पार्टनर बन सकते हो, क्योंकि ये अनुबंध कैसे हैं? एजेंसी के अनुबंध। एक होता है बच्चों कंप्लीटेड गिफ्ट, यानी कि जिसमें आपको वापस कुछ नहीं लेना, पूर्णतः फ्री। तो गिफ्ट तो कैसे होते हैं? बिना प्रतिफल के, लेकिन वैलिड है। एक होता है बच्चों बेलमेंट, अपनी वस्तु किसी को देना, अस्थायी उद्देश्य के लिए देना, कि जो ही उसका उद्देश्य पूरा हो जाएगा वो आपको वापस ला देगा। जैसे आपने किसी को अपनी बाइक दे दी कि चल तू बाइक से अजमेरी गेट तक जाके आ जा, तेरा काम है करिया, इसको बेलमेंट कहते हैं। बेलमेंट दो तरीके का होता है, सशुल्क और निःशुल्क। तो निःशुल्क जो बेलमेंट है, विदाउट चार्ज, वो भी वैलिड है, बिना प्रतिफल के ये भी मान्य है। एक होता है बच्चों दान देने के वचन। आपने किसी मंदिर में पुजारी को दान देने का वचन दे दिया, तो दान देने के वचन कभी भी परिवर्तित नहीं होते, क्योंकि दान की तो बातें ऐसी ही हो जाती है। लेकिन आपके वचन के बिहार पर उस पुजारी ने मंदिर में कुछ खर्चा कर लिया, उसको लगा था कि ₹1,00,000 डोनेशन आएगा, कलर करवा लेता हूँ, रंग रोगन करवा लेता हूँ, तो फिर आपको पैसा देना पड़ेगा। क्लियर है?
नोट करके मैंने कुछ बातें लिखी हैं कि प्रतिफल ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे पूरा करने के लिए पक्षकार पहले से ही बाध्य है, उसको हम प्रतिफल मानते ही नहीं। आप कहेंगे सर कैसे? जैसे मान लो बच्चे मेरे यहाँ पढ़ने आए, अब एक दो बच्चे मुझे क्या कहते हैं कि सर आप मेरे को एक्स्ट्रा क्लास दे दो, मुझे कुछ चीजें कम समझ में आ रही है तो आपको मैं और पैसा दे दूंगा। मैं उस लालच में उसको एक्स्ट्रा टाइम देने लग गया, उसने पूरी क्लास पढ़ ली, बाद में पैसे देने से मना कर दिया। मैं कोर्ट में सीट के ले गया कि भैया मैंने एक्स्ट्रा टाइम दिया, पैसे दूं। नहीं ले सकता, क्योंकि उस काम को करने के लिए मैं पहले से ही बाध्य था। ऐसे ही आप थाने में एफआईआर दर्ज कराने गए, पुलिस वाले ने कहा एफआईआर दर्ज करने के पैसे लूंगा, और तो भैया तो थाना में बैठा क्यों है? तो जो काम करने के लिए पक्षकार पहले से ही बाध्य हैं वो प्रतिफल हो ही नहीं सकता। और प्रतिफल काल्पनिक नहीं होना चाहिए, आभासी नहीं होना चाहिए, भ्रामक नहीं होना चाहिए, एक्चुअल होना चाहिए। आप कहें सर मतलब, जैसे मान लो हमारे यहाँ पढ़ने आ गए, हमारे स्टाफ ने आपसे फीस डिमांड करी, तो आपने कहा सर महसूस करो कि आपको फीस मिल गई। ऐसा नहीं होता, एक्चुअल होना चाहिए, रियल होना चाहिए, चाहे वो 1 रुपया ही हो। प्रतिफल इलीगल नहीं होगा, इमोरल नहीं होगा, और जनता की नीति के विरुद्ध नहीं होगा। मतलब आप ये कहो कि सर मेरे पास पैसे वैसे तो नहीं है, पर मैं हमारे गांव का स्ट्रीट शीटर हूँ, आपको किसी का मर्डर करवाना है तो बता देना, मैं कर दूंगा। इस टाइप के प्रतिफल नहीं होते। तो इसी के साथ आज आपका एक और टॉपिक कंप्लीट हो गया, जिसका नाम क्या था? प्रतिफल। नेक्स्ट टॉपिक आपको शुरू कराने जा रहा हूं मैं, पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता। देखो धारा 10 क्या कह रही थी, आपने पढ़ा कि सभी ठहराव अनुबंध होंगे यदि वो उन पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से किए जाए जिनमें अनुबंध करने की क्षमता है। तो पहले मैं आपको ये बता रहा हूं कि कौन अनुबंध कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। जो अनुबंध नहीं कर सकता उसके साथ अगर आपने कॉन्टेक्ट किया है तो वो प्रारंभ से ही व्यर्थ है, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता। तो इस एक्ट की सेक्शन 11 में नेगेटिव सेंस में लिखा कि इन 3 लोगों में कानूनन अनुबंध करने की क्षमता नहीं है। अगर इनके साथ आपने कोई कॉन्टेक्ट किया तो वो प्रारंभ से व्यर्थ है, बाकी सब में क्षमता है। क्षमता का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई आप में टैलेंट वाला, बस ये 3 लोग। कौन कौन में क्षमता नहीं है? अवेस्ट में, अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति में जिसको धारा 12 में बताया गया है, और कानून द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति में। ये 3 लोग ऐसे हैं जिनमें कॉन्टेक्ट करने की कैपेसिटी नहीं होती। कौन कौन? अवयस्क, अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति और कानून द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति। अगर आपने इनमें से किसी के साथ भी कोई कॉन्टेक्ट किया तो ये प्रारंभ से ही क्या है? व्यर्थ है। ये कभी भी वैध होगा ही नहीं, चाहे अवयस्क बाद में वयस्क हो जाए। भाई आपने 17 साल के बच्चे के साथ कॉन्टेक्ट कर लिया, वो वैलिड ही नहीं है, प्रारंभ से व्यर्थ है। अब वो 19 का हो गया बच्चा, वो कह रहा है मैं वयस्क हो गया हूँ। जो शुरू से व्यर्थ है वो हमेशा व्यर्थ रहेंगे, जो प्रारंभ से व्यर्थ है वो हमेशा ही क्या रहेंगे? व्यर्थ रहेंगे। यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं एवेस का मतलब क्या है, या एवेस का अर्थ क्या है। एवेस को भारतीय व्यवस्था अधिनियम 1875 की धारा 3 में बताया गया, यानी कि इस एक्ट में इसकी परिभाषा नहीं दी हुई है। आप देखेंगे कि एवेस की कोई अलग से सेक्शन नहीं है, खाली ये बताया गया कि इनमें अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती। एसोस मस्तिष्क को फिर भी धारा 12 में डिफाइन किया गया। एवेस की परिभाषा इस एक्ट में नहीं है, भारतीय व्यवस्था अधिनियम में व्यवस्था के अधिनियम की परिभाषा दी गई है। उन्होंने कहा कि इस देश में वयस्क व्यक्ति कौन है? जो भारत का निवासी है, पहली कंडीशन कि भारत का वो रेजिडेंट है और उसने अपनी उम्र के 18 वर्ष पूरे नहीं किए। आप तो शॉर्टकट में समझ लो, जिसके 18 वर्ष पूरे नहीं हुए वो अवयस्क है। पर मान लो कोई छोटा बच्चा, उसके माँ बाप दोनों ही मर गए, संपत्तियां छोड़ गए, तो कोर्ट वहां पर क्या करता है? उसका गार्जियन अपॉइंट करता है। तो जिस अवयस्क के गार्जियन अपॉइंट हुए हैं उसकी उम्र 18 की बजाय क्या होगी? 21। पर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए सिंपल की अवयस्कता के लिए उम्र क्या है, तो आप क्या कहेंगे? 18 वर्ष। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। अवयस्क को लेकर क्या प्रावधान है हमारे देश में? इस एक्ट में क्लियर कट लिखा हुआ है कि अवयस्क में अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती, इसलिए प्रारंभ से ही व्यर्थ है। और आपने मेरे से व्यावसायिक संगठन के प्रारूप में साझेदारी में भी पढ़ा था कि एक अवयस्क साझेदार नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसमें अनुबंध करने की क्षमता नहीं है। पर सर आपने कहा था कि लाभों के लिए उसे शामिल किया जा सकता है। बिल्कुल, इसलिए अवयस्क सदैव लाभग्रहीता होगा। मतलब जहां लड्डू मिले वहां वो तैयार है। और जहां भी आप, तो इतना सा दिमाग में रखना, क्या अवयस्क का दायित्व आ रहा है, चाहे वो झूठ पाखंडी करे। जैसे मान लो कोई 18 वर्ष का बच्चा नहीं है, 17 वर्ष का है, और उसने अपने आप को 19 वर्ष का बता दिया,
और शकल सूरत से वो लग भी रहा था 19 का, और किसी से पैसे उधार ले लिए। अब वो उसको वापस नहीं दे रहा और कोर्ट में क्या कह रहा है, मैं तो माइनर हूँ। सामने वाला कह रहा है साहब इसने झूठ बोला, वो तो झूठ भी बोल सकता है ये मान लो आप, क्योंकि एवएस के ऊपर कोई दायित्व नहीं आएगा, इसका कभी कोई व्यक्तिगत दायित्व नहीं आएगा। वो कोर्ट में जाके सिर्फ अपना आईडी कार्ड दिखा दे, आई एम माइनर फ्री। वाह सर, ये बढ़िया काम है। तो होने भी चाहिए यार, बच्चों को तो जिंदगी जीने दो। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पे क्या दायित्व डालोगे आप? इससे कानून उनको सुरक्षित करना चाहता है, और इसलिए कहा कि इनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं कर सकते आप। हाँ, इनके लाभ के लिए कुछ भी करो, पर इनका व्यक्तिगत दायित्व नहीं आएगा। और वो हमेशा कोर्ट में जाके अव्यवस्था की दुहाई दे देगा। इवन वयस्क होने के बाद भी उस कॉन्ट्रैक्ट को बाद में पुष्टिकरण नहीं कर सकते। पुष्टिकरण का मतलब समझ गए कि चलो कोई नहीं, उस टाइम में बच्चा था, बड़ा हो गया, अब वैलिड कर लेते हैं। जो शुरू से व्यर्थ है वो हमेशा व्यर्थ रहेगा। एक बात समझ लेना बच्चों, आपने अगर कोई पाप किया है, कोई गलत काम किया है, तो वो भुगतना पड़ेगा। आप कहें नहीं सर मैं गंगा में डुबकी लगाऊंगा, अब गंगा तो खुद मेली हो गई बेचारी, पापियों के पाप धोते धोते। सुना है ना भजन आपने, ये डुबकी लगाने से, मंत्र पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होना। जो कर्म किया है वो भोगना पड़ेगा। तो जो प्रारंभ से व्यर्थ है वो हमेशा व्यर्थ रहेगा, चाहे तुम बड़े हो जाओ। इसे इसकी पुष्टिकरण नहीं होती। धारा 68 आपने मेरे से पढ़ी लिया कि अगर आपने किसी एवएस को जीवन की अनिवार्यता उपलब्ध कराई तो उससे पैसा ले सकते हो, पर उस केस में उसका व्यक्तिगत दायित्व नहीं आएगा संपत्ति की सीमा तक। अगर उसके पास संपत्ति नहीं है तो ले भी नहीं सकते। एवएस फर्म में साझेदार नहीं बन सकता, क्योंकि साझेदारी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। लेकिन लाभों के लिए उसको शामिल किया जा सकता है, क्योंकि एवएस सदैव लाभग्रहीता होता है। ये केस मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास कोष में बताया गया था। क्लियर है? ये थे एवएस से रिलेटेड प्रोविजंस। एक होता है बच्चों अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति। अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति से क्या तात्पर्य है? ऐसा व्यक्ति जिसका सोचने समझने की शक्ति अनुबंध करते समय नहीं है। उसको ये मालूम नहीं है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसका प्रभाव क्या होगा, उसके हितों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अनुबंध करते समय, इसमें ध्यान रखना मेन बात है, अनुबंध करते समय जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट किया गया वो उस अनुबंध को ना तो समझ पा रहा है, ना उसके हितों पर पड़ने वाले प्रभाव को समझ पा रहा है, तो उसको अपन अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति कहते हैं। और ऐसे व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, करे तो प्रारंभ से क्या है, व्यर्थ। इसमें कौन लोग आते हैं? पागल, लड़कियां डायलॉग मारती हैं इडियट कहीं का, यानी कि पैदाइशी मूर्ख, शराबी और सम्मोहित व्यक्ति, जिसे सम्मोहन में ले लिया गया, तो इसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। सर एक बात बताओ, शराबी जो है वो तो शराब के नशे में कितनी देर रहेगा? हाँ, यही तो मैंने आपको बताया कि ये सेक्शन कहती है अनुबंध करते समय। अब मान लो कोई आदमी जिसके पागलपन के दौरे आते हैं, कभी कभी वो पागल हो जाता है, कभी कभी वो सही हो जाता है, तो क्या वो अनुबंध कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। कब कर सकता है? जब अनुबंध करते समय वो सही था। कब नहीं कर सकता? जब अनुबंध करते समय उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। धारा 68 यहां भी लागू होगी। अगर आपने किसी पागल को उसके जीवन की अनिवार्यता उपलब्ध कराई तो उसकी संपत्ति की सीमा तक आप वसूल सकते हो। ऐसा व्यक्ति जो पागलपन के अंतराल में रहता है, कभी पागलपन के दौरे आ जाते हैं, कभी सही हो जाता है, वो तब अनुबंध कर सकता है जब वो स्वस्थ मस्तिष्क का था, और तब नहीं कर सकता जब वो अस्वस्थ मस्तिष्क का था। सर ये कौन सिद्ध करेगा कि हमने कॉन्ट्रैक्ट किया तब ये पागल था? जो चुनौती देगा वो सिद्ध करेगा, जो कोर्ट में चुनौती देगा वो सिद्ध करेगा। और तीसरा पॉइंट है कानून द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति। इसके तो उदाहरण है कि इन लोगों को कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि तुम कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते। तो जितने भी विदेशी राजदूत होते हैं, विदेशी जो अपने डिप्लोमेटिक्स होते हैं, संप्रभु होते हैं, सर ये तो काम तो करते ही हैं, फॉरेन में जाके बैठे हैं, अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। व्यक्तिगत क्षमता में कोई अनुमान नहीं कर सकते, देश के लिए कर सकते हैं। विवाहित स्त्री, क्या बात करते हो सर, विवाहित स्त्री कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती? कर सकती है, पर घर गृहस्थी के खर्चों के लिए उसका दायित्व नहीं होगा। भरण पोषण के लिए हमारे देश में माना गया है कि विवाहित स्त्री के जो हस्बैंड है वो उत्तरदायी है। हाँ, लेकिन आज हमारे हिंदुस्तान में ये भी परंपरा रही है कि जब भी बेटी की शादी होती है तो उसको कुछ गहने लत्ते दिए जाते हैं, वो उसका स्त्री धन कहलाता है। तो स्त्री धन तक उसका दायित्व आ सकता है, उसके बाद आप उसको उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। ऐसे ही जो जेल की सजा काट रहा है,
सजा काट के आ गया या पेरोल पे आ गया तब तो कांटेक्ट कर सकता है, पर जब वो जेल के अंदर है तो जेल के अंदर से वो कांटेक्ट नहीं कर सकता। सर हमने तो कई बार सुना है कि जेल में पढ़ता है, वो आरएएस की तैयारी कर रहा है, पर वो एग्जाम देने आया तो बाहर आया ना पेरोल पे, इससे कांटेक्ट हो गया। ऐसी कंपनी या निगम, सर कंपनी तो कांटेक्ट करती है पर वही कर सकती है जो उसके उद्देश्य वाक्य में लिखा है। ऐसे जो निगम होते हैं जैसे जेडीए, तो जेडीए जमीन बेचेगा तो अपने जयपुर का एक क्षेत्र है उसके अंदर अंदर बेचेगा, उसके बाहर नहीं। तो ये अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत अनुबंध कर सकते हैं, उसके बाहर नहीं। ऐसे एक आदमी होता है इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट, बोल दो दिवालिया। दिवालिया व्यक्ति के साथ आप कांटेक्ट तब तक नहीं कर सकते जब तक वो मुक्त नहीं हो जाता। मुक्त का मतलब उसकी सारी संपत्ति बेच दी, सारे दायित्व चुका दिए, फिर वो फ्री है, फिर एक फ्रेश जीवन वो जिएगा। लेकिन जब तक दिवालियापन की कार्रवाई चल रही है आप इंसॉल्वेंट आदमी के साथ कांटेक्ट नहीं कर सकते। और एक होता है विदेशी शत्रु। सर शत्रु कौन होता है? जब हमारा किसी देश के साथ युद्ध चल रहा है तो उस देश के सारे नागरिक हमारे विदेशी शत्रु हैं, फिर हम उनके साथ में कांटेक्ट नहीं कर सकते। तो ये आपका एक और टॉपिक कंप्लीट हो गया, पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता। क्लियर है बच्चों? अब हम पढ़ रहे हैं स्वतंत्र सहमति। जैसा कि मैंने आपको चार्जिंग सेक्शन में बताया था, क्या पढ़ा था आपने चार्जिंग सेक्शन में? कि सभी ठहराव अनुबंध होते हैं यदि वे उन पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से किए जाएं जिनमें अनुबंध करने का क्षमता है। तो स्वतंत्र सहमति का मतलब क्या है? स्वतंत्र सहमति के लिए आपको मैंने बताया, सहमति के लिए पहले चाहिए सम्मति। सम्मति की परिभाषा दी गई है धारा 13 में, सेम थिंग इन सेम सेंस, यानी कि शर्त रहित होगी, मैं जैसा कहूंगा आप वैसे ही हाँ करेंगे। लैटिन वर्ड इसका कंसेसस एड इडम। स्वतंत्र सहमति की परिभाषा दी गई है धारा 14। धारा 14 ये कहती है कि किसी भी सहमति को स्वतंत्र नहीं माना जाएगा यदि वो इन 5 बातों से प्रभावित है, और अगर सहमति स्वतंत्र नहीं है तो अनुबंध आपका व्यर्थ नहीं होगा, वॉइडेबल होगा। इसलिए सहमति कैसी होनी चाहिए? स्वतंत्र होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? कौन कौन सी 5 बात? धारा 14 के बाद 15, 16, 17, 18 और 20, 21, 22। अगर आपकी सहमति उत्पीड़न से ली गई, यानी डरा धमका के ली गई, या फिर आपको अनुचित तौर से प्रभावित करके ली गई, या फिर आपके साथ धोखाधड़ी करके ली गई, या आपसे झूठ बोलकर ली गई, पर वो झूठ भले जानबूझ के नहीं बोला गया। यह ध्यान रखना बच्चों, अगर आपकी सहमति उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट और मिथ्या वर्णन से है तो धारा 19 ये कहती है अगर इन 4 बातों से प्रभावित हो तो अनुबंध होगा व्यर्थ नहीं। लेकिन अगर आपने सहमति मिस्टेक से दी है और गलती दोनों पक्षकारों की है, यानी कि आप एक आम खरीदने गए दुकान पे और तरबूज को देख के बोलते हो भाई साहब ये आम कितने का दिया, दुकानदार भी आपके जैसा ही था। आप तरबूज को आम समझते हो, दुकानदार भी तरबूज को आम समझता है, दोनों पक्षकार गलती पे हैं, ये अनुबंध व्यर्थ होगा, ये अनुबंध ही नहीं बनेगा। ध्यान रखना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि स्वतंत्र सहमति नहीं है तो अनुबंध कैसा होगा, तो आप लिखोगे व्यर्थ नहीं। पर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि गलती की वजह से अगर अनुबंध किया गया द्विपक्षीय तो अनुबंध होता है व्यर्थ, और इन 4 बातों से होता है व्यर्थ नहीं। व्यर्थ नहीं है क्या होता है, व्यर्थ क्या होता है, ये आप मेरे से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पहला टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं उत्पीड़न। उत्पीड़न का मतलब क्या होता है? डराना, धमकाना। यानी कि कोई आदमी आपको कहे कि तू मेरे साथ कांटेक्ट कर ले, नहीं तो मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा, तेरे बेटे को किडनैप कर लूंगा। हालांकि वो एक्चुअल में आपको किडनैप नहीं करना चाह रहा, नहीं, वो आपका टांग तोड़ना चाह रहा है। उसका उद्देश्य आपके साथ में मारपीट करना नहीं है, उसका उद्देश्य है कि आपको डरा धमका के आपकी सहमति ले ले और आपके साथ कांटेक्ट कर ले। तो इसका उद्देश्य सहमति प्राप्त करके अनुबंध करना होता है। इसमें वो आपको शारीरिक दबाव डालेगा, आपको डराएगा, धमकाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछते हैं, क्या आत्महत्या करने की धमकी देना उत्पीड़न है? कई बच्चे कहते हैं सर ये तो अनुचित प्रभाव। नहीं, आत्महत्या करना एक क्राइम है और इंडियन पिनल कोड में ये मना है। तो जो भी भारतीय दंड संहिता में मना है वो सब उत्पीड़न में आते हैं। आपकी पत्नी ने आपको ये कहा कि सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, और तुम और तुम्हारी मम्मी दोनों जेल की चक्की काटोगे, तो साहब आत्महत्या करने की धमकी देना उत्पीड़न है। तो सर क्या सभी धमकियां उत्पीड़न है? नहीं, वो धमकी उत्पीड़न है जो भारतीय दंड विधान में वर्जित है। तो कोई भी ऐसा कार्य की धमकी उत्पीड़न कहलाएगी जो इंडियन पिनल कोड में वर्जित है, जिसको मना किया गया है।
या फिर आप क्या करते हो, किसी की संपत्ति पे जाके कब्जा कर लेते हो गैर कानूनी तरीके से, और उसको कहते हो ये प्रॉपर्टी तू मेरे नाम कर, नहीं तो मैं खाली नहीं करूंगा। ये भी उत्पीड़न है। या किसी के शरीर को मारने पीटने का, नुकसान करने का आप धमकी देते हो, तो ये भी उत्पीड़न है। उत्पीड़न कहाँ किया जा सकता है? कहीं भी, चाहे वह भारतीय दंड संहिता लागू हो या नहीं, क्योंकि उत्पीड़न में लिखा हुआ है कि वो काम उत्पीड़न है जो भारतीय दंड संहिता में बताए गए। ये नहीं कहा कि जब भारतीय दंड संहिता लागू वहीं उत्पीड़न होगा, कहीं भी हो सकता है। उत्पीड़न कौन कर सकता है? कोई भी कर सकता है। एक्स और वाई के बीच में सौदा रहा है, एक्स को धमकी जेड से मिल रही है, हो सकता है, भले वो अनुमत का पक्षकार ही नहीं हो। उत्पीड़न किसके साथ किया जा सकता है? किसी के साथ भी। एक्स और वाई के बीच में सौदा हो रहा है, एक्स को धमकी मिली कि तेरे बेटे को उठा लेंगे, तो उत्पीड़न किसी के साथ भी हो सकता है, भले वो अनुमत का पक्षकार हो या नहीं। अब मान लीजिए डरा धमका के आपकी हाँ कर ली गई और आपकी 5 करोड़ की जमीन 5 लाख में आपसे अपने नाम करवा ली और आपको 5 लाख दे दी। कोई बात नहीं, कर लेने दो। मैं फिल्मों में देखता हूँ कि कई बार क्या होता है, कोर्ट में जाने तक गुंडे रोकते रहते हैं, उसकी हाँ करवाते हैं, फेरे करवाते हैं जबरदस्ती से कि साहब तू मेरे से शादी कर। सहमति आपकी स्वतंत्र नहीं है। अगर उन्होंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होता तो फिल्म बनाने की जरूरत ही नहीं होती। उनको जाके इतना सा बोलना है कोर्ट में कि साहब भले ही मैंने हाँ करी है लेकिन मेरी सहमति स्वतंत्र नहीं है, तो अनुमति को रिजेक्ट करा देगा। अब इस केस में जहां आपकी प्रॉपर्टी 5 करोड़ की 5 लाख रुपए में ले ली गई, आप कोर्ट में पहुंचे, कोर्ट ने ये कहा कि ये रजिस्ट्री वजिस्ट्री सब इनवैलिड, सौदा कैंसिल। आप खुश हो गए, चलो आपकी जमीन आपके पास आ गई, पर जो आपने 5 लाख रुपए लिए हैं वो आपको वापस देने पड़ेंगे। इसको कहते हैं प्रत्यास्थापना का सिद्धांत। उत्पीड़न के अंतर्गत अगर आपके पास कोई वस्तु आ गई तो वो आपको वापस करनी है, और जिसके पास आ गई वो वापस करेगा। इसका प्रभाव क्या होता है? अनुबंध व्यर्थ नहीं होता है। तो ये आज आपने मेरे से एक और टॉपिक कंप्लीट कर लिया, कौन सा? उत्पीड़न। आज के लिए इतना सफिशिएंट है, क्योंकि मैंने कहा है आपको कि ये चैप्टर बहुत बड़ा है। कल हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पूरा कंप्लीट कर देंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? इसके बाद में आपके सिर्फ 2 टॉपिक बचेंगे, प्रबंध के कार्य जिसमें हम पढ़ेंगे, उसी के साथ रिसेंट ट्रेंड इन मैनेजमेंट, और फिर हम ऑडिट का एक लेक्चर लेके आ जाएंगे। तो कल के बाद हमारे 2 क्लासें 3 क्लासें और रहेंगी, और ये आपका ऑडिट और पीओ का पूरा कोर्स मैंने कंप्लीट करा दिया। मेरा ये पूरा विश्वास है बच्चों कि 50 में से 40 क्वेश्चन इसी में से आ जाए। तो जो बच्चे हताश हो चुके हैं, जिनकी बहुत बढ़िया तैयारी नहीं हुई, वो अगर आप इनको भी पढ़ लोगे और ढंग से पढ़ लोगे, फ्री में मैंने क्लासें डाली है यूट्यूब में, अगर आप इतना भी कर लोगे तो 40 क्वेश्चन आपके ठीक हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, 40 क्वेश्चन से सिलेक्शन नहीं होता। खुश होते हैं बच्चे, और हम खुश करने के लिए आए हैं आप। बहुत सिंपल सी बात है, मैं तो बहुत साफ सुथरी बात करने वाला आदमी हूँ। सिलेक्शन तो लास्ट के 10 क्वेश्चन ही तय करते हैं, उसके लिए आपको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। इस तरीके की मैराथन क्लासें या शॉर्टकट क्लासेस से आप सिर्फ खुश हो सकते हो। हाँ, ये उन बच्चों के लिए बहुत यूजफुल है जिन्होंने पहले पूरी डेप्थ स्टडी करी है, तो वो अब रिवाइज कर पा रहे हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इसी के साथ शुभकामनाओं के साथ राधे राधे।